नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। प्रदेश सरकार ने किसानों पशुपालकों के पशुओं को रोगों से बचाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 1669.77 लाख निःशुल्क टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। शासन के निर्देशानुसार पशुओं में होने वाले मुंहपका, खुरपका, गला घोंटू, लंगड़िया, स्वाइन फ्लू, PPR, रानीखेत बुखार इत्यादि रोगों से बचाव हेतु अभियान चलाकर पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक पशुओं को रोगों से बचाव हेतु 129.12 लाख निःशुल्क टीके लगाए जा चुके हैं। सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी बीमारियों से बचाव हेतु पशुओं को निःशुल्क टीके लगाने के निर्देश दिए हैं। दूध न देने वाली गायें अब निष्प्रयोजन नहीं होंगी, बल्कि वे सरोगेट मदर बनेंगी और अच्छी नस्ल के सांडों के बच्चों को अपने गर्भ में पालेंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके लिए राज्य के 4 पशु विशेषज्ञों को उत्तराखंड में प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। इसके अलावा विदेशी नस्ल की 65 से 70 लीटर दूध देने वाली गाय के बच्चे भी पैदा कराने की योजना है। विदेशों से भी हिमीकृत भ्रूण मंगाए जाएंगे, जिन्हें यहाँ की गायों में प्रत्यारोपित किया जाएगा। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जनपदों में मिनी कामधेनु डेयरियां, जिसमें 50 गाय या 50 भैंसों के पालने एवं दुग्ध उत्पादन की व्यवस्था है, की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त 2014 तक 5,387 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। इसमें से 2,062 लाभार्थियों का चयन किया गया है। कुल 1,992 आवेदकों को स्वीकृत पत्र जारी किए गए हैं और 114 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा मिनी कामधेनु डेयरी योजना की स्थापना हेतु आवेदकों द्वारा मानक पूर्ण करने पर उन्हें शीघ्र ही समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत डेयरी स्थापना हेतु भरपूर सहयोग किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 के लिए धान समर्थन मूल्य में 110 रुपये तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य प्रजाति के धान का समर्थन मूल्य 1,360 रुपये और ग्रेड ए प्रजाति का 1,400 रुपये प्रति क्विंटल होगा। पिछले सत्र में ये राशि सामान्य प्रजाति के लिए 1,280 रुपये और ग्रेड ए के लिए 1,290 रुपये प्रति क्विंटल थी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार भारत को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए संतुलित और श्रम की बचत करने वाली समेकित प्रौद्योगिकी अपनाने व कृषि कार्यों का मशीनीकरण किए जाने की आवश्यकता है। कृषि शोध संगठन ICRISAT द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में विशेषज्ञों ने ये बात कही। उनके अनुसार ग्रामीण श्रमिकों की खेती की ओर से गैर खेती गतिविधियों की तरफ आने से भारत में कृषि उत्पादन के लिए श्रमिकों की कमी एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। और किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इस हफ्ते की कृषि संबंधी सलाह के विषय में। किसान भाई इस समय अगेती मटर की बुवाई कर सकते हैं। बीजों को कवकनाशी, केप्टॉन या थायरम को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचार करें। उसके बाद फसल विशेष राइजोबियम का टीका अवश्य लगाएं। गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और राइजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायादार स्थान में रख दें तथा अगले दिन बुवाई करें। सरसों की अगेती बुवाई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा अगरनी, पूसा तारक, पूसा महक आदि के बीज की व्यवस्था करें तथा खेतों को तैयार करें। इस मौसम में किसान भाई गाजर की बुवाई मेड़ों पर कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्मों पूसा रुधिरा और पूसा केसर का प्रयोग करें। इसके लिए बीज दर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। बुआई से पहले बीज को केप्टॉन को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें तथा खेत में देसी खाद, पोटाश और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें। गाजर की बुआई मशीन द्वारा करने से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है, जिससे बीज की बचत तथा उत्पादकता की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। इस समय फसलों व सब्जियों में दीमक का प्रकोप होने की संभावना रहती है, अतः किसान भाई फसल की निगरानी रखें। यदि प्रकोप दिखाई दे तो क्लोरपाइरीफॉस 20 EC को 4 मिलीलीटर प्रति लीटर सिंचाई पानी के साथ करें। इस मौसम में किसान भाई अपने खेतों की नियमित निगरानी करें। यदि फसल व सब्जियों में सफ़ेद मक्खी या चूसक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो इमिडाक्लोप्रिड दवाई 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
किसान भाई, धान के ब्लास्ट यानी बदरा रोग का आक्रमण होने की निगरानी 2 से 3 दिन के अंतराल पर करें। इस रोग का सूचक है पत्तियों में एक छोटी सी आग जैसा धब्बा, जिसके अंदर का भाग हल्का भूरा और बाहर गहरे भूरे रंग का होता है। आगे जाकर अनेक धब्बे मिलाकर एक बड़ा धब्बा बन जाता है। इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट हॉपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है। इसलिए किसान भाई खेत के अंदर जाकर पौध के निचले भाग के स्थान पर मच्छर नुमा कीट का निरीक्षण करें। यदि प्रकोप दिखाई दे तो इमिडाक्लोपिड दवाई 1.0 मिलीलीटर को प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। गेंदे की नई फसल की रोपाई के लिए ये मौसम अनुकूल है। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं ताज़ा मंडी भावों की। धान शाहजहांपुर मंडी में 1100 रुपये, बहराइच में 1310 रुपये, शाहाबाद में 1360 रुपये और फैज़ाबाद में 1310 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। अगर हम चावल की बात करें तो चावल शाहजहांपुर मंडी में 2175 रुपये, बहराइच में 1990, शाहाबाद में 2160 और फैज़ाबाद में 2030 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं शाहजहांपुर मंडी में 1465, बहराइच में 1410, शाहाबाद में 1430 और फैज़ाबाद में 1435 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव शाहजहांपुर मंडी में 3145 रुपये, बहराइच में 3125 रुपये, शाहाबाद में 3350 रुपये और फैज़ाबाद में 3015 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। सब्जियों में आलू शाहजहांपुर मंडी में 1750 रुपये, बहराइच में 1800 रुपये, शाहाबाद में 1740 और फैज़ाबाद में 1860 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर शाहजहांपुर मंडी में 2210 रुपये, बहराइच में 2275, शाहाबाद में 2450 और फैज़ाबाद में 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज शाहजहांपुर मंडी में 1510 रुपये, बहराइच में 1700, शाहाबाद में 1650 और फैज़ाबाद में 1740 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। बैंगन शाहजहांपुर मंडी में 750 रुपये, बहराइच में 730 रुपये, शाहाबाद में 700 और फैज़ाबाद में 650 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। मसूर की बात की जाए तो शाहजहांपुर मंडी में मसूर 5212 रुपये, शाहाबाद में 4950 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चना की बात करें तो चना शाहजहांपुर मंडी में 3145 रुपये, बहराइच में 3625 रुपये, शाहाबाद में 3480, फैज़ाबाद में 3670 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ शाहजहांपुर मंडी में 3140 रुपये, बहराइच में 3345, शाहाबाद में 3420 और फैज़ाबाद में 3470 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई जानकारियाँ। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा?
हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं ना अति बरखा, ना अति धूप, ना अति बक्ता, ना अति चुप। बात बिल्कुल सीधी सी है। ना तो अत्यधिक बोलने वाला अच्छा होता है और ना ही अत्यधिक चुप रहने वाला। ठीक इसी प्रकार न तो अत्यधिक वर्षा अच्छी है और न ही अत्यधिक धूप। दोनों में संतुलन की बड़ी आवश्यकता होती है। बहनों भाइयों, अगर हम पारंपरिक फसलों की खेती कर रहे हैं तो इसके साथ ही साथ अगर हम औषधीय गुण युक्त पौधों की खेती करें तो निश्चित रूप से हम अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं औषधीय गुण युक्त पौधों की खेती। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर RS कटियार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं औषधीय गुणयुक्त पौधों की खेती हमारे किसान भाई क्यों करें? औषधि गुड़ की जो खेती है, किसान भाई परंपरागत ढंग से खेती करते चले आ रहे हैं। उसमें अब ये देखा गया कि लागत के अपेक्षा आय कम हो गई, तो किसान भाइयों ने खुद थोड़ा सा यानी गैर परंपरागत फसलों का यानी प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में औषधि पौधों की खेती का मुख्य ये होता है कि कम लागत अधिक आय, क्योंकि जो भी खेती की जाती है ये जैविक खेती की जाती है। कोई भी NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या कोई फफूंदी नाशक या कीटनाशक का प्रयोग बहुत कम होता है। तो अगर कुल इसको देखा जाए तो ये अगर लागत कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक आय बढ़ जाती है। किसी तरह की औषधि पौधों की खेती किसी तरह की ज़मीन में की जा सकती है। यहाँ तक देखा गया कि जंगली जानवरों का भी और कीड़े मकोड़ों का भी आतंक कम होता है अन्य फसलों की अपेक्षा यानी औषधि पौधों में। ये भी देखा गया है कि वातावरण पर भी इसका एक अच्छा प्रभाव रहता है, क्योंकि जब वातावरण में कोई यानी केमिकल या रसायन का प्रयोग किया जाता है तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ता है। तो इससे अगर किसान भाई देखें तो कम लागत से अधिक आय और प्राप्त कर सकते हैं अगर औषधि पौधों की खेती करते हैं। अगर हम औषधीय गुणयुक्त पौधों की खेती करना चाहते हैं तो इसका सही समय क्या होगा, कब हम करें? औषधि यानी पौधों की खेती के लिए उनको अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। कोई फसल एनुअल क्रॉप कहलाती है जो मतलब 5-6 महीने में पककर तैयार हो जाती है। कोई पौधा हो, हर्ब्स लें या सीड लें, जो भी प्रयोग करते हैं। दूसरा ये है कि यदि बहुत से पौधे पेरिनियल नेचर होते हैं, श्रब रूप में होते हैं, 1 साल लगाया तो 3 साल तक पौधे
यानी तैयार होते हैं, कोई दूसरी साल तैयार होता है, जैसे सतावर है लगभग 1.5 साल में तैयार होता है। इस हिसाब से उनका अलग अलग वर्गीकरण इसी हिसाब से सीजन के हिसाब से किया गया है। खरीफ सीजन में कौन है, रबी सीजन की कौन है, जायद सीजन में कौन है, कहाँ जलवायु कैसा है, मतलब यानी जहाँ बाढ़ आ रही है या पानी बरस रहा है या पानी भरता है, उस हिसाब से पौधों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया। अगर कहीं पानी भरता है तो उस हिसाब से, जैसे ब्राह्मी है या नागरमोथा है, इस हिसाब से कई फसलें अलग अलग हैं। जो पानी नहीं भरता है या पानी कतई नहीं है, एलोवेरा, और उस हिसाब से खेती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको मतलब किसान भाई अपने अनुसार थोड़ा सा कर सकते हैं। दूसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि अगर किसान भाई खेती करने की इच्छा है तो सबसे पहले वो ज़रूर मन में विचार कर लें कि हमें ये रोपण सामग्री या पौध जो कहाँ से मिलेगी, किस अच्छी मतलब किसी प्रतिष्ठित या कहीं ऐसी जगह से रोपण सामग्री लें। डॉक्टर साहब, अगर ये जानकारी हमें कहीं उपलब्ध हो सकती है, कहाँ से किसी तरह का प्रशिक्षण कोई मिल इसके लिए प्रशिक्षण हमारा संस्थान खुद देता है। मतलब यानी जैसा अगर समूह में रहते हैं किसान भाई, अगर यानी हमारे यहाँ एक आवेदन कर सकते हैं किसी स्तर पर, तो हम जाके खुद प्रशिक्षण दे आते हैं गांव में। अच्छा। एक तो ये व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था ये है कि अगर 4, 6, 10 लोग मिलके प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान में भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे मुख्य महत्वपूर्ण बात है औषधि पौधों की बाजार व्यवस्था। जो भी आप यानी उत्पाद कर रहे हैं उसकी बाजार व्यवस्था का जरूर किसान भाई ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, अगर हम इस समय औषधीय गुण युक्त पौधों की खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन से पौधों की हम खेती कर सकते हैं? इस समय जैसे कि सितंबर चल रहा है, अक्टूबर का महीना आने वाला है, तो बहुत जो पौधे हम ग्रो करेंगे, मतलब जो यानी आगे आएगी फसल, वो रबी सीजन कहलाएगा। और रबी सीजन में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण पौधे हैं जो कि आप उनकी खेती कर सकते हैं। सबसे पहले हम नाम लेते हैं चेंसुर। एक चेंसुर है, ये बहुत ही 60 मतलब बहुत ही कम दिनों की फसल है। 60 दिन में फसल ये पक जाती है। अच्छा, 60 दिन में फसल तैयार हो जाती है? हाँ, तैयार हो जाए बोने के ठीक। यानी इवन काश्तकार जो मतलब किसान भाई थोड़ा सा इसमें जागरूक हैं, 2-2 फसलें आप यानी सुनील जी बताएं कि 2-2 फसल ले लेते हैं। हमने देखा है इसको। 1 अक्टूबर को काट दें, वो बुआई करेंगे तो यानी नवंबर के आखिरी सप्ताह में वो कटने के लिए तैयार हो जाएगी जी। इसका एक महत्वपूर्ण सबसे बड़े जो कई बीमारियों में प्रयोग होता है, डिमांड बहुत है और अच्छा उत्पादन है। जानवर भी नहीं खाते, बीमारी लगती नहीं, कीड़े मकोड़े लगते नहीं। तो इसलिए चेंसुर का इसलिए मैंने सबसे नाम ऊपर दिया है कि इसमें कोई विशेष देख रेख नहीं है, छोटा सा मतलब पौधा होता। वैसे भी अगर किसान भाई ग्रो कर रहे हैं या नोट कर लें कि अगर इसकी सलाद के रूप में करें तो पेट की बीमारी कोई नहीं हो सकती। मतलब जैसे सलाद खाते हैं तो मतलब जैसे धनिया या इस हिसाब से अलग ऐसे ही यानी कच्चा खा लें तो भी बहुत फायदा करता है। और ख़ासकर तो जो हमारा चिकित्सा पद्धति है या औषधि पौधों पर जोर इसलिए दिया जा रहा है कि इसमें एक्चुअली जो चीज़ हमको मिल रही डायरेक्ट हमको यानी सही मिल रही है, तो इससे इसका आप प्रचार प्रसार ज़्यादा होंगे। तो चंसुर के बाद हम दूसरे पौधे का यानी जो कहेंगे वो पौधा एक अमीमेजस कहलाता है जी। मतलब अमीमेजस बोटेनिकल नेम है, हिंदी में आत्री लाल कहते हैं। इसकी भी सीड मतलब इसका उत्पादन होता है। तो बीज मिलती है इसके? मतलब बीज बोएंगे भी और बीज बिक्री भी होगा जी। मतलब दोनों चीज, मतलब बीज ही पैदा होता है। जैसे एक तरह से गाजर या सौंफ या इस हिसाब से अम्बल छत्ते बनते हैं, तो अभी लगा देंगे, मतलब अक्टूबर में लगाने का टाइम होता है, बो देंगे, खूब चलेगा, कोई ज्यादा देख रेख की जरूरत नहीं है। तो इससे पहले कुछ खेत की तैयारी हाँ, करनी खेत की तैयारी तो हाँ, सामान्य रूप से 2-3 जुताई जो कर सकते हैं वो कर दें अगर आप समझते हैं कि नहीं। लेकिन जो औषधि पौधों में ये भी देखा गया है कि जनरली सब जंगली रूप में ग्रो करते हैं और इसमें लागत की ज़्यादा जरूरत नहीं। जुताई खुदाई कर दें अक्टूबर के बाद, मतलब अक्टूबर में लगा दें और जो छत्ते इसमें काटने पड़ते हैं, मतलब अम्बल छत्ते बनते हैं, तो उसमें क्या होता है छत्ते काट के पिटाई कर लेते हैं और बाजार में मतलब इसकी डिमांड बहुत है। जो सफ़ेद रोग होता है इसके लिए बहुत अच्छा, जो सफ़ेद दाग हाँ, इसकी बहुत अच्छी मतलब। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में आसमान पर हल्के बादल छाए रहे, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 2-3 दिनों में मौसम में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। हल्के बादलों के साथ चटक धूप खिली रहेगी। रविवार की रात प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इस बीच 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चल सकती हैं। किसान भाइयों, खेती में मौसम और समय का बड़ा महत्व होता है। जिन किसान भाइयों की धान की फसल 45 से 50 दिन की हो गई है, वे नत्रजन की शेष चौथाई मात्रा से दूसरी टॉप ड्रेसिंग कर दें। धान की फसल फूल खिलने व दुग्धावस्था में है और खेत में नमी कम है, तो ऐसी स्थिति में सिंचाई अवश्य करें। इस समय कीटों की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए निरंतर फसल की निगरानी करते रहें। देर से बोई गई अरहर के पौधे घने होने की स्थिति में विरलीकरण करें तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर कर दें। उर्द मूंग की पत्तियों पर सुनहरे चकत्ते पड़ गए हों या पत्तियां पीली पड़ गई हों तो यह पीला चित्तवर्ण रोग है। ऐसे रोगग्रस्त पौधों को खेत से उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। तिलहनी फसलों में तोरिया की संस्तुत प्रजातियों की यथाशीघ्र बुआई करें। आलू की अगेती किस्मों कुफरी, चंद्रमुखी व कुफरी अशोका की बुआई का समय आ गया है। बीज को शीतगृह से बाहर निकालकर 1 सप्ताह के लिए छाया में रख दें। शीतगृह में भंडारित बीज में यदि अंकुर निकल गए हों तो उसे छांटकर अलग कर लें। भंडारण से पूर्व यदि बीज उपचारित न किया गया हो तो छांटने के तुरंत बाद आलू के कंदों को बोरिक एसिड के 3% घोल से 30 मिनट तक उपचारित करके छायादार स्थान पर सुखा लें। इस समय सब्जियों में कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है। इनसे बचाव के लिए नीम आधारित उत्पादों व वर्मी वॉश का इस्तेमाल करें या फिर वैज्ञानिकों की संस्तुति के अनुरूप कीटनाशकों का प्रयोग करें। रब्बी सब्जियों की बेहन हेतु फूलगोभी, पात गोभी, शिमला मिर्च तथा टमाटर आदि की नर्सरी डालने के उपयुक्त समय हैं। पूर्व में बोई गई तैयार पौध की रोपाई शीघ्र करें। नर्सरी के लिए लो टनल का प्रयोग करें। किसान भाइयों, परवल की लता लगाने का यह उपयुक्त समय है। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।